नमस्कार, मैं हर्ष भारती स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में, जहां हम चर्चा करेंगे शिक्षण प्रभावक तत्वों में सहायक सामग्री की। शिक्षण प्रभावक तत्व के संबंध में हम अपनी पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व हैं, जैसे शिक्षक, सहायक सामग्री, शिक्षण विधियाँ इत्यादि, जिसमें हम शिक्षक पे चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सहायक सामग्री की। मनोवैज्ञानिकों की या शिक्षा शास्त्रियों की माने तो सफल अध्यापन के लिए आवश्यक है कि बालक की शिक्षा का संबंध अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के साथ हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रीमती मॉन्टेसरी ने भी अपनी पद्धति में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया। विद्यार्थी की ज्ञानेंद्रियों व शिक्षा का संबंध कुछ इस प्रकार से है। नेत्र के माध्यम से दृश्य शक्ति, कर्ण के माध्यम से श्रवण शक्ति, शरीर के माध्यम से स्पर्श शक्ति, जीभ के माध्यम से स्वाद शक्ति और नाक के माध्यम से घ्राण शक्ति। अर्थात शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां नेत्र, कर्ण, शरीर, जीभ और नाक, ये सभी अलग अलग शक्तियों से संबंधित है और एक बालक के द्वारा जितनी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग शिक्षा के मध्य किया जाएगा, उसके लिए वह शिक्षा उतनी ही स्थायी व लाभप्रद सिद्ध होगी। यह एक शिक्षक पर निर्भर करता है कि वह अपनी पठन सामग्री को किस प्रकार बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है कि उसकी अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हो। इन दो की बात तो हम अधिकांश करेंगे, लेकिन अगर कोई कहे कि शरीर, जीभ या नाक, इनका प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है, तो यह अलग अलग विषयों पर निर्भर करता है। जैसे यदि साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें, तो विज्ञान में जब बच्चा उच्च शिक्षा में जाता है तो उसे गर्म ठंडे का स्पर्श करवा के और जो गैसीय तत्व की जो घ्राण शक्ति है उसके माध्यम से उसे उसका परिचय दिया जा सकता है। तो अलग अलग विषयों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यदि बात करें तो मुख्य रूप से नेत्र और कर्ण, इन दो जो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग है सबसे ज़्यादा एक शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। और शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली अधिकांश वह सामग्री जिसका संबंध नेत्र अथवा कर्ण ज्ञानेंद्रियों से है, वह दृश्य श्रव्य उपकरणों के अंतर्गत आती है। अब हम एक परिभाषा की यहाँ बात करते हैं। डॉक्टर R.K. शर्मा क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, अधिगम की परिस्थितियों को उत्पन्न करने तथा अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संप्रेषण शिक्षण युक्तियों तथा व्यूह रचना का चयन किया जाता है। इनको प्रभावशाली बनाने में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का विशेष महत्व होता है। तात्पर्य यह है कि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री से अधिगम की परिस्थितियों को अधिक प्रभावशाली रूप से उत्पन्न किया जा सकता है और उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए शैक्षिक तकनीकी में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के उपयोग को हार्डवेयर उपागम माना जाता है। डॉक्टर R.K. शर्मा यहाँ कह रहे हैं कि अधिगम की परिस्थितियों को उत्पन्न करने और अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। अधिगम अर्थात सीखना। एक विद्यार्थी विद्यालय में सीखता है, शिक्षक उसे सिखाता है, तो उस अधिगम की परिस्थितियों को उत्पन्न करना, यानी अधिगम की सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियां बन सके और अधिगम के उद्देश्य जो एक शिक्षक द्वारा शिक्षण करवाने से पूर्व निर्धारित किए गए हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है कौन? दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से करवाया गया शिक्षण। तो संप्रेषण शिक्षण की बात करें तो संप्रेषण शिक्षण और युक्ति व व्यूह रचना, यानी संप्रेषण जो एक शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य बातचीत का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, वह संप्रेषण शिक्षण तथा युक्ति व व्यूह रचना अर्थात शिक्षण के माध्यम से जिस प्रकार की व्यूह रचना एक शिक्षक के द्वारा की जाती है कि वह किस प्रकार से बच्चों को अपना ज्ञान दे पाएगा, किस प्रकार से वह अपने भीतर ज्ञान को बच्चों तक पहुंचा पाएगा, उसके माध्यम से जो व्यूह रचना उसके द्वारा निर्मित की जाती है, उसके भीतर वह दृश्य श्रव्य सामग्री को संतुलित करता है, समायोजित करता है। और फिर अगर मुख्य बात करें तो इसका प्रयोग क्या माना जाता है? एक हार्डवेयर उपागम माना जाता है। यहाँ से एक बहुत बेहतरीन प्रश्न उठता है, साधारण सा प्रश्न किया जाता है कि दृश्य श्रव्य सामग्री है, नीचे आपको 4 विकल्प मिलेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये दोनों ही या दोनों में से कोई नहीं। तो एक साधारण सा प्रश्न लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। और उसके साथ यदि सामान्य सा प्रश्न यह भी बना लिया जाए कि दृश्य श्रव्य सामग्री निम्न में से कार्य करती है: उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, संप्रेषण शिक्षण में सहायक, हार्डवेयर उपागम के माध्यम से, अथवा इनमें से कोई नहीं या
चारों, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से भी प्रश्न उठ सकता है। हमने बात की डॉक्टर आर के शर्मा द्वारा दी गई परिभाषा की। अब हम आगे बात करते हैं दृश्य श्रव्य उपकरणों के अर्थ की। दृश्य श्रव्य उपकरणों के अंतर्गत वह शिक्षण सहायक सामग्री आती है जो नेत्र एवं कानों के द्वारा विचार तथा अनुभवों का प्रसारण करती है। ज्ञानार्जन प्रक्रिया में यह मूर्त एवं अमौखिक अनुभवों पर आधारित होता है। इसके माध्यम से हम कहें तो दृश्य श्रव्य जो उपकरणों की हम चर्चा कर रहे हैं, नेत्र एवं कानों के द्वारा, यानी दृश्य श्रव्य, दृश्य अर्थात नेत्र पर और श्रव्य अर्थात कानों के माध्यम से, इन दो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विचार तथा अनुभवों का प्रसारण, यानी जो भी एक शिक्षक के माध्यम से छात्रों में विचारों का संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान करने का प्रयास किया जाता है और एक विद्यार्थी में जिस प्रकार का प्रसारण होता है, वह विचार व अनुभव किस प्रकार से बनते हैं, नेत्र व कान की ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बनते हैं। फिर हमने बात की कि यह मूर्त एवं अमौखिक अनुभवों पर आधारित होती है। मूर्त यानी जिसे देखा जा सकता है, जिसकी कल्पना साकार की जा सकती है, एवं अमौखिक यानी बोलने के माध्यम से जो अनुभव यहाँ पर एक शिक्षक द्वारा दिए जा रहे हैं, वह उसे ग्रहण करता है और उसी पर आधारित ज्ञान को अपने भीतर एक विद्यार्थी धारण करता है। फिर अगर हम बात करें कि दृश्य श्रव्य उपकरणों में किस प्रकार के उपकरण आते हैं, तो हम बहुत से उपकरणों की चर्चा करेंगे। जैसे बात करें तो टेप रिकॉर्डर, चलचित्र, फिल्म स्ट्रिप, रेडियो, टेलीविजन, चार्ट, मानचित्र इत्यादि अनेक ऐसे उपकरण हैं जिनका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। उनका वर्गीकरण करने के पश्चात पहले हमने ये जानने का प्रयास किया कि दृश्य श्रव्य उपकरण हैं क्या और किस प्रकार से यह कार्य करते हैं। अब इनके मनोवैज्ञानिक आधार की चर्चा कर लेते हैं। दृश्य श्रव्य उपकरणों का मनोवैज्ञानिक व शैक्षिक आधार कहता है शिक्षण प्रक्रिया में विचारों तथा अनुभवों का प्रसारण अथवा आदान प्रदान प्रमुख तत्व है। इस प्रसारण प्रक्रिया में शिक्षक प्रदाता, शिक्षार्थी ग्राह्य के रूप में होते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री केवल प्रत्यक्ष अनुभव ही प्रस्तुत नहीं करती, अपितु विचार प्रक्रिया में भी सहायक होती है। विचार प्रक्रिया में संकल्पों, सूच, कल्पना तथा तर्क का समन्वय होता है। मनोवैज्ञानिक व शैक्षिक आधार की बात हम कर रहे हैं। इन्होंने भी प्रथम पंक्ति वही कही थी कि विचार तथा अनुभवों का प्रसारण जो है यह इसमें मुख्य तत्व होता है। लेकिन मुख्य बात इन्होंने जो कही वो ये थी कि इसमें शिक्षक प्रदाता की भूमिका में और शिक्षार्थी ग्राह्य की भूमिका में होता है। यानी शिक्षक तो प्रदान करने वाला, देने वाले की भूमिका में, और शिक्षार्थी जो है ग्रहण करने वाले की, ग्राह्य की भूमिका में यहाँ रहता है। फिर हम बात करें तो संकल्प, सूझ, कल्पना व तर्क का इसमें समन्वय होता है। अर्थात जब दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग एक शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है तो उसमें संकल्प, सूझ, संकल्प रहते हैं कि वह उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता है, यह उसका संकल्प है। सूझ के माध्यम से प्रयोग प्रभावी बनाया जा सकता है। कल्पना व तर्क का समन्वय एक विद्यार्थी में होता है कि उससे उसकी कल्पना व तर्क शक्ति जो है वृद्धि की ओर अग्रसर होती है और इस प्रकार से एक शिक्षक न केवल अपने ज्ञान को प्रभावी बना सकता है, अपितु विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक ग्राह्य भी बना सकता है। फिर हम बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर क्या सिद्ध हुआ कि दृश्य श्रव्य उपकरण किस प्रकार से ज्ञान को स्थायी अथवा अवधारणा को नियमित बनाते हैं। तो उसके माध्यम से कहा गया, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह भी विदित हुआ कि दृश्य श्रव्य सामग्री ज्ञानोपार्जन को 35% अधिक तीव्र करने तथा धारणा को 55% अधिक स्थायी बनाने में सहायक होती है। अधिगम करता समस्त ज्ञान का अर्जन या अधिगम अपनी ज्ञानेंद्रियों की अनुभूतियों स्पर्श, स्वाद, सुगंध, श्रवण व दृश्य द्वारा करता है। अभी जो बात हमने की उसमें प्रमुख रूप से निकल करके क्या आंकड़ा आया वो ये ध्यान देने लायक है। बाकी बात हम पहले कर चुके हैं उससे संबंधित, लेकिन मुख्य बात क्या आई कि ज्ञानोपार्जन 35% अधिक तीव्र गति से होता है। यानी एक शिक्षक यदि बिना दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से छात्रों तक शिक्षण पहुंचा रहा है या ज्ञान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो जिस मात्रा तक, जिस एक सीमित दायरे तक वह ज्ञान विद्यार्थियों तक जा रहा है और यदि दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग वह करता है तो वह उस सीमित मात्रा से 35% अधिक तीव्र गति से कार्य करेगा। फिर हम बात करें तो धारणा स्थायी कितने प्रतिशत अधिक, 55% अधिक धारणा स्थायी होती है। धारणा स्थायी का तात्पर्य यहाँ पर है कि एक विद्यार्थी
जब शिक्षक द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को अपनी धारणा में शामिल करता है कि हाँ, हमारे गुरुजी ने, हमारी मैम ने ये सिखाया तो हमें ये जानना है। अब वो ज्ञान कब तक स्थायी है, वो धारणा जो उन्होंने अपने मन में बनाई, अपने मस्तिष्क में बनाई, वह कब तक स्थायी रहेगी, तो उसकी जो लिमिटेशन है वो 55% अधिक बढ़ जाती है। यानी यदि वह बच्चा किसी शिक्षण सामग्री को 1 महीने तक याद करने का प्रयास कर रहा है, 1 महीने तक उसकी धारणा स्थायी होती है, तो वह 55% अधिक बढ़ेगी, अर्थात 55 महीने तक वह स्थायी रह सकती है। वह इस प्रकार से धारणा को नियमितकरण किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोजन अथवा शिक्षण में इसकी आवश्यकता व महत्व। तो पहले एक सूची पर नजर डालते हैं, फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पाठ्य सामग्री को स्पष्ट बनाना, पाठ को सरल तथा बोधगम्य बनाना, पाठ को रोचक बनाना व बालक को उसके प्रति जिज्ञासा बनाए रखना, शिक्षार्थियों का अवधान पाठ की ओर केंद्रित करना, बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना, पाठ के प्रभाव को बढ़ाना, अमूर्त पदार्थों को रूप देना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर सिद्धांत पर बल, ज्ञानेंद्रियों का अधिक प्रयोग, शिक्षकों में आत्मविश्वास में वृद्धि, पुनर्बलन तथा प्रतिपुष्टि में सहायक, शिक्षण सूत्रों पर आधारित अधिगम के स्थानांतरण में सहायक, अनुशासनहीनता को रोकने में सहायक, ज्ञान के स्थायित्व में सहायक, प्रत्यक्ष अनुभव देने में सहायक, कक्षा अंतःक्रिया की वृद्धि में सहायक। अब हम चर्चा कर रहे हैं सहायक सामग्री की आवश्यकता व महत्व की, कि एक शिक्षक द्वारा जिस दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग की हम बात कर रहे हैं उसकी क्या आवश्यकता है और किस प्रकार का वह महत्व रखता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं पाठ्य सामग्री को स्पष्ट बनाना। यानी एक शिक्षक द्वारा जिस भी प्रकार की पाठ्य सामग्री का पठन करवाया जा रहा है, पाठन करवाया जा रहा है, उसे बहुत ही स्पष्ट बनाया जा सकता है एक शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से। फिर हम चर्चा करें पाठ को सरल व बोधगम्य बनाना, अर्थात एक शिक्षक द्वारा जिस पाठ को बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है उसे बहुत ही सरल बनाया जा सकता है और बोधगम्य अर्थात उनके जानकारी में जा सके, उनके ज्ञान में वह प्रभावी रूप से शामिल हो सके, उनके समझने में प्रभावी हो सके, इस प्रकार का एक पाठ को बनाया जा सकता है यदि वह सहायक सामग्री का प्रयोग करता है तो। फिर हम चर्चा कर रहे हैं बालक में पाठ के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि बालकों का वैसे ही पढ़ने का मन नहीं होता। अब एक पाठ यदि नीरस भी है तो उनका बिल्कुल ही मन नहीं करेगा। यदि एक शिक्षक द्वारा शिक्षण सामग्री को बच्चों के समक्ष जैसे ही दिखाया जाता है वैसे ही उनमें एक उत्सुकता की भावना, एक जिज्ञासा की भावना प्रबल होती है कि आज सर ये लेकर के आए हैं या मैम ये लेकर के आई हैं, ये क्यों लाए हैं। और जैसे ही एक शिक्षक कहता है कि आज हम इस शिक्षण विधि सामग्री के माध्यम से पाठ पढ़ेंगे तो बच्चों में उसके प्रति जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि ऐसा कौन सा पाठ है जो हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे, तो वो उत्सुकतावश पढ़ते हैं, जिज्ञासावश पढ़ते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं शिक्षार्थियों का अवधान पाठ की ओर करना। ये इसी से कनेक्टेड है जब हमने कहा कि शिक्षण सामग्री एक शिक्षक द्वारा लाई गई जिसको देखने के बाद छात्रों में उस विषय को पढ़ने के प्रति, उस पाठ को पढ़ने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो पाठ के प्रति बच्चों का ध्यान अर्थात अवधान केंद्रित करने का भी यह कार्य करती हैं। फिर हम चर्चा करें बालकों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। यानी जब एक शिक्षण सामग्री के माध्यम से बच्चा पाठ को सीखता, समझता और उसे अपने ज्ञान में धारण करता है तो उसमें निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। वह स्वयं निरीक्षण कर सकता है कि जो मैंने पाठ पढ़ा वह मेरे लिए कितना उपयोगी हो सकता है, किस प्रकार से मैं उसका प्रयोग आगे जीवन में कर सकता हूँ। फिर हम बात करते हैं अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना, अर्थात अभी तक जिस प्रकार के शिक्षण को शिक्षक द्वारा करवाया जा रहा था बिना दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से, तो वह केवल अमूर्त ज्ञान था कि किसी प्रकार की कल्पना साकार नहीं हो रही थी, किसी प्रकार का जो मूर्त प्रकृतिकरण है वह बच्चों के समक्ष नहीं आ रहा था। लेकिन शिक्षण सामग्री के प्रयोग से वह अमूर्त चीज, अमूर्त पदार्थ मूर्त स्वरूप में बदल जाते हैं, यानी उनकी एक आकृति बच्चों के समक्ष परिलक्षित होने लगती है। फिर हम बात करते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी एक ज्ञान को मोटे तरीके से गहन तरीके तक लेकर जाया जाता है। यानी एक बहुत बड़े आकार में एक मोटे मोटे स्तर पे बच्चों को सिखा दिया कि बेटा ये चीज़ ऐसे होती है। अब उस चीज़ की गहराई में जाना कि इस चीज़ को करने से ये फ़ायदा होता है, ये नुकसान होता है, इसको इस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर ज्ञान को ले जाया जाता है शिक्षण सामग्री के माध्यम से।
फिर हम बात करते हैं ज्ञानेंद्रियों का अधिक प्रयोग। हमने अपनी चर्चा भी प्रारंभ यहीं से की थी कि सहायक सामग्री का प्रयोग मनोवैज्ञानिक आधार पर किया ही इसलिए जाता है कि एक शिक्षक जो है बालकों की अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग इसमें कर सके, ताकि वह बच्चों के धारणा में स्थित हो सके, उनके ज्ञान को प्रभावी बनाने में सहायक हो सके। फिर हम बात करते हैं शिक्षकों के आत्मविश्वास में वृद्धि। जब एक शिक्षक अपने पाठ से संबंधित करवाए जाने वाले शिक्षण से संबंधित शिक्षण सामग्री साथ लेकर आता है तो उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। वह जानता है कि यदि मैं कुछ भूल भी गया या यदि मुझे कुछ बताने की आवश्यकता पड़ी तो मैं इस सामग्री के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। फिर हम बात करें पुनर्बलन व प्रतिपुष्टि में सहायक। पुनर्बलन अर्थात रेनफोर्समेंट। कहने का तात्पर्य जब एक शिक्षक द्वारा बच्चों से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर जिस स्वरूप में उस शिक्षक को प्राप्त होता है तो वह बदले में उन्हें प्रत्युत्तर में शाबाश, अच्छा, वेरी गुड या किसी भी प्रकार से पुनर्बलन देता है। नकारात्मक पुनर्बलन भी होते हैं लेकिन उनका प्रयोग बहुत कम स्तर पर होता है। यह उस स्थिति में होता है जब बच्चे ने गलत जवाब दिया हो, तब शिक्षक केवल इतना कर सकता है कि उस बच्चे को खड़ा रखे, दूसरे बच्चे को खड़ा करके सही उत्तर पूछे और उस बच्चे से दोबारा सही उत्तर लेते हुए उन्हें दोनों को पुनर्बलन देकर बैठाए। तो पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि अर्थात एक छात्र द्वारा किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा गया तो उसके माध्यम से जो फीडबैक दिया जा रहा है उस फीडबैक में भी ये सहायक सिद्ध होती है शिक्षण सामग्री की, पुनर्बलन व प्रतिपुष्टि में सहायक। फिर हम बात करते हैं शिक्षण सूत्रों पर आधारित। अभी हमने चर्चा की थी यहाँ पर कि अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप में बदलना, स्थूल को सूक्ष्म की ओर ले जाना, तो ये सब क्या है? ये शिक्षण के सूत्र हैं। शिक्षण का सूत्र कहता है कि सरल से कठिन की ओर लेकर जाओ तो बच्चों में ज्ञान जो है स्थायी होता है। तो उसी प्रकार से शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है दृश्य श्रव्य सामग्री। फिर हम बात करते हैं अधिगम के स्थानांतरण में सहायक। अधिगम का स्थानांतरण तात्पर्य यह है कि एक बच्चे ने कक्षा में जो भी सीखा, जिस भी ज्ञान को प्राप्त किया, उसका स्थानांतरण वह कहाँ करेगा, जीवन में कहाँ उसको अप्लाई करेगा, कहाँ वह उसका प्रयोग कर सकता है। जैसे बच्चे ने कक्षा में गणित की कक्षा में सीखा कि 2 + 2 4 होते हैं, 4 + 6 10 होते हैं। इस प्रकार से उसने जोड़ बाकी गुणा करना सीखा। अब उसकी माता ने उसे घर से कुछ रुपए देकर भेजा और कुछ सामान लाने के लिए कहा। वहाँ पर जाकर बच्चा जो सामान खरीदता है एक दुकानदार से और उसके सब मोल भाव करने का प्रयास करता है तो उसे तुरंत याद आता है कि अच्छा, मैंने जोड़ बाकी सीखा था तो मैं इस सामान का और इस सामान का जोड़ करूँगा तो कुल रुपए आ जाएंगे और जितने मम्मी ने मुझे देकर भेजे हैं उसमें से इसको माइनस करूँगा तो जो बचेंगे वो दुकानदार से मुझे वापस लेने हैं। तो ये होता है अधिगम का स्थानांतरण। तो यदि शिक्षण सामग्री के माध्यम से एक शिक्षक ने अधिगम करवाया है तो वह स्थानांतरण में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। बच्चा उसको बहुत जल्दी अपने जीवन में उपयोग में लाता है। फिर हम बात करते हैं ज्ञान के स्थायित्व में सहायक। अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी कि ज्ञान के स्थायित्व यानी धारणा जो स्थित होती है वह 55% तक बढ़ जाती है। तो ज्ञान का स्थायित्व निश्चित रूप से इसमें होता है। फिर हम बात करते हैं अनुशासनहीनता रोकने में सहायक। एक शिक्षक यदि सामान्य रूप से एक व्याख्यान विधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहा है तो वहाँ पर अनुशासन भंग होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन यदि शिक्षक के द्वारा शिक्षण सामग्री लाई गई है तो उस सामग्री को देखने की उत्सुकता में और शिक्षक द्वारा उस सामग्री का व्याख्यान सुनने की उत्सुकता में अनुशासन भंग होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है और यह शिक्षण सामग्री अनुशासनहीनता को रोकने में सहायक सिद्ध होती है। फिर हम बात करें प्रत्यक्ष अनुभव देने में सहायक। तो जहां हमने बात की थी अमूर्त को मूर्त में बदलने में सहायक है, तो मूर्त का तात्पर्य ही क्या था? प्रत्यक्ष अनुभव या साकार प्रतिमूर्त उसको देना। तो यह प्रत्यक्ष अनुभव देने में सहायक सिद्ध होती है शिक्षण सामग्री। फिर हम बात करते हैं कक्षा अंतःक्रिया वृद्धि में सहायक। यानी एक कक्ष में जो अंतःक्रिया शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य हो रही है उस अंतःक्रिया की वृद्धि करती है शिक्षण सामग्री। यानी शिक्षण सामग्री के माध्यम से यदि शिक्षक शिक्षण करवाता है तो उन कक्षा में चल रही अंतःक्रिया में वृद्धि होती है। बच्चे भी उत्सुकतावश प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक को भी उनका उत्तर देने में और शिक्षण करवाने में आनंद की अनुभूति होती है। तो आज हमने चर्चा की शिक्षण प्रभावक तत्वों में सहायक सामग्री की। अगली कक्षा में हम बात करेंगे सहायक सामग्री के वर्गीकरण की। अधिकांश तौर पर देखा गया है कि
सहायक सामग्री को 3 ही भागों में बांटते हैं, दृश्य और श्रव्य। लेकिन ऐसा नहीं है, इसे 2 आधारों पर बांटा जा सकता है और किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है, किस प्रकार से उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।